हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 11th ऑफ नवंबर टू 15th ऑफ नवंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड वेरी वेरी मोस्ट करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। बेसिकली ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, स्पेसिफिकली एमपीपीएससी, इसके अलावा एमपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी, रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम्स जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन में बढ़ने से पहले ऐसे सभी मेरे साथी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर आप शेयर कर सकते हैं अपने उन साथियों को जिनको इसकी जरूरत है। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन यानी प्रीवियस लेक्चर का क्विक एनालिसिस। तो फर्स्ट न्यूज हमने देखी थी चंद्रशेखर वेंकट रमन जी के बारे में। आप सभी को चंद्रशेखर वेंकट रमन जी के बारे में पता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन जी जिनका जन्म 7 नवंबर 1888 तिरुचिरापल्ली में इनका जन्म हुआ। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इन्हें नोबेल पुरस्कार से 1930 में सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी 1954 में सम्मानित किया गया था। ध्यान रखना है आपको, भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो भारत रत्न ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में, ठीक है, नोबेल प्राइज। चलिए इसके अलावा हमने बात की थी सेकंड न्यूज के बारे में। सेकंड न्यूज में हमने देखा था कि इंडिया ने लिफ्ट किया है वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 टाइटल जापान को हराकर। तो जापान को हराकर इंडिया ने वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है। एज इट इज बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैंने आपको ये वाली बात बताई थी प्रीवियस लेक्चर में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें थर्ड न्यूज के बारे में, तो थर्ड न्यूज हमने देखी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्री राशन योजना को 5 साल और बढ़ा दिया है। तो फ्री राशन स्कीम जो आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री पीएम गरीब कल्याण गरीब कल्याण गरीब कल्याण योजना, ये लगातार कोविड 19 के समय पर शुरुआत की गई थी इस योजना की 2020 में, और उसके बाद से कंटिन्यू इसका एक्सटेंशन किया जा रहा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फ्री राशन योजना को और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। एज इट इज आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। कब इसे स्टार्ट किया गया था ये जरूरी है, और इसके अलावा कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये रिपोर्ट दी थी। इसके अलावा हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, जो कि बेहद ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एमपीपीएससी एग्जाम्स के लिए। एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की आप बात करें, पीसीएस की बात करें या यूपीएससी की बात करें, तो उसके पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर जिनका नाम क्या है, हीरालाल समरिया, जिन्हें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। एज इट इज बेहद इंपॉर्टेंट है कौन नियुक्त करता है, तो अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो अगर बात करें इनके अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। एज इट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो अन्य मेंबर के बारे में भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो मेंबर आप सभी को पता चल गया है पहली बात कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, तो वो है हीरालाल समरिया। इसके अलावा दो मेंबर की नियुक्ति की गई है। पहला नाम आपको ध्यान रखना था आनंदी रामालिंगम, आनंदी आनंदी रामालिंगम, ठीक है। इसके अलावा सेकंड आपको ध्यान रखना था विनोद कुमार तिवारी का नाम। एज इट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विनोद कुमार तिवारी, ठीक है। तो दोनों का नाम ध्यान रखना है आपको, आनंदी रामलिंगम जी का और विनोद कुमार तिवारी जी का। मैंने आपको एज इट इज ये वाली बात बताई थी कि प्रीवियस लेक्चर में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। इसके अलावा इनके रेजिग्नेशन के बारे में बताया था, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था मैंने आपको, और किस एक्ट के थ्रू ये आए है, ये वाली बॉडी आई है। तो आप सभी को पता होगा आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005 के थ्रू ये बॉडी, इस बॉडी का निर्माण किया गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और इसके अलावा 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं मैक्सिमम। ध्यान रखना है ये वाली बातें, एज इट इज बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रीवियस लेक्चर से कलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन कमीशन के साथ साथ अन्य कमीशन पर भी हम एक अलग से वीडियो या एक अलग प्लेलिस्ट डालें, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। भारत आटा के बारे में मैंने आपको बताया था। भारत आटा एक नया इनिशिएटिव लिया गया है। एज इट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रश्न पूछा जाएगा, भारत आटा कितने रुपए किलो मिलेगा, तो इसकी एवरेज प्राइस क्या रखी गई है, 27.50 रुपए पर केजी। एज इट इज यही ध्यान रखना है। सरकार यानी भारत सरकार की यह योजना है कि भारत ब्रांड का जो आटा है, ध्यान रखना है भारत ब्रांड का जो आटा है वो किस प्राइस पर मिलने वाला है, तो एक सस्टेनेबल प्राइस आप कह सकते हैं 27.50 रुपए प्रति केजी के रूप में ये सभी ग्राहकों को उपलब्ध किया करवाया जाएगा। एज इट इज इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ मिल सकता है, तो कई भंडार गृह
आपके जिले में, तहसील में मौजूद होंगे, वहां आपको ये आटा मिलने वाला है। इसके अलावा चिली, बात कर रहे हैं किसकी? चिली, चिली देश की, चिली जो कि 95th मेंबर बन चुका है आईएसए का, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये जो योजना है, ये योजना का उद्देश्य किसने किया था या नींव किसने डाली थी? तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अलायंस और इस सोच के बारे में सबसे पहले बात की थी। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज चिली 95th मेंबर बन गया है आईएसए का। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करते हैं? तो ध्यान रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, यानी कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में जितने भी देश हैं, उन सभी देशों को, उनमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम देशों को इसमें शामिल किया गया है। एज इट इज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी कि इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है एक प्रलय नाम की बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज ये मिसाइल है। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रलय पूछा जाएगा, प्रलय क्या है? तो इनमें से प्रलय क्या है? तो प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल है, एज इट इज आपको पता होनी चाहिए, जिसकी मैंने आपको बताई थी, जिसकी रेंज, या आप कहें सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जिसकी रेंज कैपेसिटी है आपको पता होनी चाहिए। तो रेंज कैपेसिटी है इसकी 350 से 500 किलोमीटर इसकी रेंज कैपेसिटी है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं आज के नए टॉपिक के बारे में। आज का आपका फर्स्ट टॉपिक है या फर्स्ट न्यूज है नेशनल एजुकेशन डे। आप सभी को पता है नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल एजुकेशन डे प्रत्येक साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को क्या हुआ था? तो 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद जी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में, अबुल कलाम आजाद थोड़ा हैंड राइटिंग को मैनेज कीजिए और समझौता कर लेंगे आप, मुझे उम्मीद है पूरी। अबुल कलाम आजाद जो कि जिनका जन्म 11 नवंबर को हुआ, 11 नवंबर को इनका जन्म हुआ, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में को सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल एजुकेशन डे प्रत्येक साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। एज इट इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के यानी स्वतंत्र भारत के पहले फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर यानी पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं। एज इट इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। नेशनल एजुकेशन डे प्रत्येक साल 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं आजाद भारत के। इसके अलावा इन्हें 1992 में, उन्हें 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, यानी मरणोपरांत इन्हें, पॉस्ट्यूमसली का मतलब क्या होता है? मतलब होता है मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया। कब? 1992 में। तो पहली बात, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके अलावा सेकंड आपको ध्यान रखना है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत रत्न कभी नहीं मिला, तो 1992 में इन्हें भारत रत्न मिला है। इनका क्या योगदान है एजुकेशन के फील्ड में? तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी टॉप एजुकेशन बॉडीज होती है ना, टॉप एजुकेशन जितनी भी बॉडीज होती हैं, उनकी सबसे पहले नींव किसने रखी है? तो नींव उनकी इन्हीं ने रखी है। जैसे आपने सुना होगा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी का नाम आप सभी सुने होंगे। और इनकी नींव सबसे पहले किसने रखी थी? इनकी नींव मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने ही रखी थी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो इन्होंने पहले फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का पहला इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT जिसे आप बोलते हैं, IIT खड़गपुर की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। तो एज इट इज इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में एक बेहद इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एजुकेशन सेक्टर से। इसके अलावा भारत के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, एज इट इज इनका नाम आपको ध्यान रखना है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, IIT खड़गपुर के संस्थापक, ऐसा आप कह सकते हैं। सभी टॉप एजुकेशनल बॉडीज की नींव किसने रखी है? तो इन्होंने ही रखी है, जैसे UGC और AICTE। इसके अलावा 11 नवंबर को प्रत्येक साल नेशनल एजुकेशन डे यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा 1992 यानी 1992 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया। एज इट इज आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है 37th नेशनल गेम्स कंक्लूड हुए गोवा में। तो एज इट इज प्रश्न यही पूछा जाएगा, 37th नेशनल गेम्स कहाँ हुए हैं? तो ध्यान रखना है, नेशनल गेम्स रिसेंटली कंक्लूड हो चुके हैं यानी समाप्त हो चुके हैं। कहाँ? जो कि कंडक्ट किए गए गोवा के डिफरेंट शहरों में। तो ध्यान रखना है, होस्ट किसने किया है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो 37th नेशनल गेम्स कहाँ हुए हैं? अभी गोवा में हुए हैं। मध्य प्रदेश की जब आप बात करते हैं तो टॉप किसने किया है? तो टॉप किया है महाराष्ट्र की टीम ने। और अगर आप मध्य प्रदेश की बात, फर्स्ट रैंक है तो ध्यान रखना है, फर्स्ट रैंक। और अगर आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की 4th रैंक रही है। एज इट इज ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश।
ठीक है। इसके अलावा सेकंड रैंक रही है सर्विसेज की, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। पहले देखते हैं कितने मेडल जीते। लगभग 228 मेडल जीते हैं। 228 मेडल महाराष्ट्र की टीम ने जीते हैं। चलिए बात करते हैं इनके मेडल्स के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र की टीम ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, जिसमें 228 मेडल में 80 गोल्ड मेडल शामिल है। 80 गोल्ड मेडल, सोच सकते हैं बहुत जबरदस्त नंबर है ये। और ये आप ऐसा कह सकते हैं एक तरीके से तैयारी भी है ओलंपिक गेम्स की। बिल्कुल। तो इंडियन प्लेयर्स जो कि पार्टिसिपेट करेंगे ओलंपिक गेम्स में, उसकी भी आप एक तरह से कह सकते हैं प्रिपरेशन है। इसके अलावा जो टीम नेशनल गेम में, ध्यान रखना है, जो टीम या जो राज्य नेशनल गेम्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लाता है, मैं क्या बोल रहा हूं इस बात पर आपको गौर करना है। ऐसा राज्य या ऐसे राज्य की टीम जिसने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लाए हों, उन्हें एक ट्रॉफी से, एक विशेष ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है, जिसका नाम क्या है, राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी। एज इट इज, ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र ने लास्टली कब टॉप किया था, तो 1994 के नेशनल गेम्स में टॉप किया था। और अभी 2023 में जो गेम्स हुए नेशनल गेम्स, वहां पर भी महाराष्ट्र ने टॉप किया। एज इट इज, ये वाली बात पता होनी चाहिए। गोवा के डिफरेंट शहरों जैसे कि मपूसा, मरगांव, पंजिम, पोंडा और वास्को जैसी सिटीज में ये नेशनल गेम्स आयोजित किए गए। इसके अलावा अगर बात करें 38th नेशनल गेम्स की, एज इट इज ये भी पता चलना चाहिए आपको 38th नेशनल गेम्स कहाँ होंगे। तो 38th नेशनल गेम्स उत्तराखंड में अब आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। एज इट इज, ये वाली बात भी पता होनी चाहिए आपको। यही सारी बातें हिंदी में भी हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आप टेबल रैंक देख सकते हैं। तो फर्स्ट रैंक किसकी रही है, तो फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र की है। टोटल 80 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल की संख्या है 69 और 79 ब्रॉन्ज मेडल। सर्विसेज की टीम की बात करें तो सेकंड रैंक है सर्विसेज की टीम की, और जिसमें 66 गोल्ड मेडल, 27 सिल्वर मेडल और 33 ब्रॉन्ज मेडल। आप ये सारी बातें स्किप भी कर सकते हैं। हरियाणा की टीम की थर्ड रैंक है, आप ये वाली बात। और मध्य प्रदेश की टीम की रैंक है फोर्थ, और फिफ्थ है केरला की टीम। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश की रैंक क्या रही है। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश ने कितने मेडल लाए। 37 गोल्ड मेडल लाए। इसके अलावा 36 सिल्वर मेडल और 39 ब्रॉन्ज मेडल। तो आप बहुत ही आसानी से मध्य प्रदेश का जो फिगर है वो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। 37 36 और 39 बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अब तो हो ही गया। नंबर एटलीस्ट आप देख लें, एक कम फिर उसके बाद 3 ज्यादा। चलिए ठीक है। तो यही सारी बातें यहाँ पर भी दी हुई हैं। राष्ट्रीय खेलों की मसाल उत्तराखंड को सौंपी गई, जो कि क्योंकि 38th नेशनल गेम्स का आयोजन, यानी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अगला वाला वो है उत्तराखंड में होने वाला। अगर बात करें इसके समापन समारोह में कौन मौजूद थे, तो अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब। इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट, आपको ये वाली बात तो पता होनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको कराया है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, केबीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, वो है पीटी उषा। पीटी उषा, ये नाम आपको ध्यान होना चाहिए और ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जी मौजूद थे। ठीक है। तो पहली बार गोवा ने होस्ट किया था नेशनल गेम्स को, तो ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। 37th नेशनल गेम्स गोवा में आयोजित किए गए। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड। ग्रैमी अवार्ड्स 2024। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 किसे दिया जाना है, तो द सॉन्ग ऑफ अबंडेंस इन मिलेट्स। अबंडेंस इन मिलेट्स एज इट इज पता होना चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, अबंडेंस इन मिलेट्स। ये जो सॉन्ग है जिसको गाया किसने है, तो गाया है फाल्गुनी शाह और उनके हस्बैंड गौरव शाह जी ने ये गीत गाया है। लेकिन लिखा किसने है, तो ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। लिखा किसने है, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये लिखा है। ठीक है। तो एज इट इज इंपॉर्टेंट है, यानी कि उन्हीं के भाषणों से कुछ कृतियां लेकर ये पर्टिकुलर गाना तैयार किया गया, यानी उनकी स्पीच से और उनकी कुछ डिलीवरी से, यानी उन्होंने कुछ लिखा भी है साथ साथ। तो इन सभी को मिलाकर एक गाना तैयार किया गया, अबंडेंस इन मिलेट्स। क्या आपको पता है 2023 ईयर ऑफ मिलेट, भारत सरकार ईयर ऑफ मिलेट्स मना रही है। ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है, आप सभी को पता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में भारत सरकार ये मना रही है। एज इट इज ध्यान रखना है 2023 को, जिसमें मिलेट्स यानी जिसे आप कहते हैं बाजरा, या आप इसे सुपर फूड के नाम से भी इसे कहा गया है, सुपर फूड। इसके अलावा इसे श्री अन्न भी कहा गया है। आप सभी को ये वाली बात मैंने बताई है प्रीवियसली। तो इसकी बात कर रहे हैं, तो मिलेट्स का जो प्रोडक्शन है उसे इंप्रूव करने के लिए साथ ही साथ जन जागरूकता फैलाने के लिए, यानी कि अवेयरनेस इसके बारे में फैले, इसके लिए भारत सरकार कई तरीके की प्लानिंग कर रही है।
कि ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसके प्रति अवेयरनेस फैले। इस वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें। इस वजह से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में 2023 में मनाया जा रहा है। इसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा जिससे, और क्योंकि इसमें इसकी खेती करने में पानी की भी कम लागत होती है, इस वजह से, और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए ये बहुत उपयोगी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इस वजह से मिलेट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है या उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ध्यान क्या रखना है, इसी से एसोसिएटेड नरेंद्र मोदी जी की स्पीच और उनकी कुछ डिलीवरीज की मदद से एक सॉन्ग तैयार किया गया और उस सॉन्ग को 2024 ग्रामी अवार्ड्स में म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है, जिसे गाया किसने है, जिसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह जी ने गाया है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। क्या ध्यान रखना है, अबंडेंस इन मिलेट्स, ये आपको पता होना चाहिए। गाने का नाम क्या है, अबंडेंस इन मिलेट्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अगर बात करें 66th ग्रैमी अवार्ड्स की, तो ये कहाँ होने वाला है, 4 फरवरी 2024 लॉस एंजल्स में ये होने वाला है। ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए, कहाँ होने वाला है, लॉस एंजल्स में 66th ग्रैमी अवार्ड में इस पर्टिकुलर सॉन्ग को नॉमिनेट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना है, एबंडेंस इन मिलेट्स। क्या उद्देश्य रहा होगा, तो आप सोच सकते हैं गाने को लिखने का उद्देश्य क्या रहा होगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भारत सरकार मना रही है 2023 में, और इसी वजह से मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के गाने या इस तरह की चीजें हो रही हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चल बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है बिरसा मुंडा जयंती। जैसे ही बिरसा मुंडा जी का नाम आता है तो आप सभी को एक और नाम ध्यान आना चाहिए, 15 नवंबर। 15 नवंबर, 15 नवंबर, 15 नवंबर, इस दिन क्या मनाया जाता है, तो जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। एज इट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, और फिर से आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट ध्यान रखना है, 15 नवंबर। 15 नवंबर को क्या हुआ था, तो 15 नवंबर 1875 में, 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था, और उन्हीं के उपलक्ष्य में, इसी उपलक्ष्य में इस पर्टिकुलर दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर बात करें बिरसा मुंडा जी की, तो बिरसा मुंडा जी किस रीजन से बिलोंग करते हैं, तो छोटा नागपुर रीजन से ये बिलोंग करते हैं। ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। अक्सर ये एग्जाम में प्रश्न पूछा, जितनी चीजें मैं लिख रहा हूँ वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं आया हुआ है। ठीक है, तो किस रीजन से बिलोंग करते हैं या किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो ट्राइब भी आपको पता चल गई। तो ट्राइब है कौन सी, मुंडा ट्राइब, मुंडा ट्राइब। अगर बात करें इनकी, तो इन्होंने मुंडा रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। हेलो, हेलो, हेलो। तो बात करें मुंडा रिवोल्ट की, तो मुंडा रिवोल्ट की अगर आप बात करते हैं, तो मुंडा रिवोल्ट के ये एक्टिव लीडर हैं। इसके अलावा मुंडा रिवोल्ट को उलगुलान रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, उलगुलान रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको ये वाली बात भी पता होनी चाहिए। तो उलगुलान रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट, एक्टिव लीडर कौन है, बिरसा मुंडा साहब। किस रीजन से बिलोंग करते हैं, तो छोटा नागपुर रीजन से ये बिलोंग करते हैं। अगर बात करें जनजातीय गौरव दिवस तो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। अगर बात करें बिरसा मुंडा जी की, तो इन्हें इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो धरती अब्बा यानी फादर ऑफ अर्थ के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। अगर बात करें इनके बारे में, तो इन्होंने कई बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज को क्या किया, मोबिलाइज किया अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड फोर्स किया कॉलोनियल ऑफिसर को कि वो ऐसे लॉज का निर्माण करें जो कि लैंड राइट्स किन्हें दे, ट्राइबल्स को। तो बिल्कुल सिंपल सा है, ट्राइबल्स को लैंड राइट दिलवाने के लिए, सिंपल सी बात है, यानी जनजातियों को उनके जमीनी अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने ब्रिटिश कंपनीज के अगेंस्ट ब्रिटिश कंपनीज के अगेंस्ट इन्होंने रिवोल्ट किया, और ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ये सफल भी रहे। बहुत जबरदस्त इन्होंने रिवोल्ट किया था, जिसका नाम क्या है, मुंडा रिवोल्ट, जिसके नाम से हम जानते हैं। कब हुआ ये रिवोल्ट, तो 3 मार्च 1900 के आसपास हुआ। 3 मार्च 1900 में बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया, और वहीं इनका जेल में कॉलरा से इनका निधन हो गया, और जिसकी वजह से ये पूरा मूवमेंट क्या हुआ, फेड आउट हो गया। बिल्कुल सिंपल सा है, बिरसा मुंडा जी जयंती आपको एज इट इज ध्यान रखना है, 15 नवंबर 1875 धरती अब्बा के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा
1900 के आसपास, 1899 और 1900 के आसपास ये रिवोल्ट हुआ, जिसका नाम क्या है? मुंडा रिवोल्ट। ध्यान रखना है, जनजातियों को इन्होंने एकत्रित किया और लैंड राइट्स दिलवाने का प्रयास किया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, उत्तराखंड इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप सभी को यूसीसी के बारे में पता है, बहुत सारा डिटेल में लेक्चर मैंने आपको, एक पार्ट तो मैंने बनाया ही है एज इट इज, आप वो जाकर जरूर देखें, आपको बहुत डिटेल में जानकारी मिलेगी। स्पेशली आप सभी जानते हैं, एक मोर और लेस जिन्होंने वो लेक्चर देखा है पूरा, आपको ये आइडिया हो गया है कि ये फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए जितने भी डिस्प्यूट्स चले आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन में, उन सभी को के लिए एक कानून बनाने की ये जद्दोजहद है, या आप ऐसा कहें एक प्रयास है। तो उत्तराखंड पहला राज्य बनने वाला है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अब अडॉप्ट करेगा। आपको ध्यान रखना है ये वाली बात कि यूसीसी किस आर्टिकल में मौजूद है। तो यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता की अगर आप बात करते हैं, तो समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में मौजूद है? तो आर्टिकल का नाम ध्यान रखना है, आर्टिकल 44 डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी, और आप डीपीएसपी की जब आप बात करते हैं तो ये डीपीएसपी कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये अडॉप्ट किया गया है। ये वाली बात तो आप सभी को पता है, सिंपल सी बात है। आर्टिकल 44 डीपीएसपी एज इट इज पता होना चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बात करें, उत्तराखंड सरकार क्या करने वाली है? उत्तराखंड सरकार मैरिजेबल एज यानी कि महिलाओं के लिए जो विवाह की एज है वो 18 साल कर दी जाएगी, 18 साल रखी जाएगी। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है सभी महिलाओं के लिए, मतलब वहां पर किसी एक वर्ग के लिए, सिर्फ हिंदू के लिए या सिर्फ मुस्लिम के लिए या सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए ऐसा नहीं होगा। उत्तराखंड राज्य में जो मैरिजेबल एज है वो अब क्या कर दी जाएगी? 18 साल कर दी जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सी न्यूज है। इसके अलावा उत्तराखंड में रहने वाले लोग जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मतलब अभी तक जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे या कहीं और रह रहे हैं वो अभी तक किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, बस जाते हैं, आराम से रहने लगते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती है ना। तो लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब जितने भी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे उन्हें एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ऐसा भी वर्ग के लोगों के लिए ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया पहल की गई है जिसमें डॉटर्स यानी बेटियों को भी उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि उनकी पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाली बातें पता होनी चाहिए। और ये एज यूजुअल बहुत कॉमन सी बात है कि जिस तरह बेटों का अधिकार है उनकी पैतृक संपत्ति पर, उसी तरह से बेटियों का भी अधिकार होना चाहिए उनकी पैतृक संपत्ति पर। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, इसमें किसी भी तरह की मैथ गणित लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन और 18 साल की मैरिजेबल एज कर दी जाएगी सभी महिलाओं के लिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं इसके अलावा, द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट हैज यूसीसी इज गोवा। यूसीसी अभी कहां लागू है? गोवा में लागू है। कॉमन फैमिली लॉ नोन एज गोवा सिविल कोड, जिसे गोवा सिविल कोड कहा जा रहा है, आफ्टर इट वाज लिबरेटेड फ्रॉम पोर्चुगीज रूल इन 1961। भारत में यूसीसी वाला एकमात्र राज्य गोवा है जिसने 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त होने के बाद अपने सामान्य पारिवारिक कानून को बरकरार रखा, जिसे गोवा नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना है, दो बातों में डिफरेंस है। गोवा नागरिक संहिता के रूप में वहां पर उसे जाना जा रहा है। तो यूसीसी, हम लोग यहाँ क्या कह रहे हैं, आपको लगेगा कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अगर ऑप्शन में गोवा और उत्तराखंड दोनों हो तो किस ऑप्शन पर जाना जरूरी है? तो प्रश्न के हिसाब से हम लोग जाएंगे। अगर प्रश्न में लिखा है भारत में पहला राज्य जिसने यूसीसी को अडॉप्ट किया है, तो अभी तो उत्तराखंड ने अडॉप्ट नहीं किया है, मतलब लेजिस्लेचर में पास होने वाला है और ऑलमोस्ट ये पास हो जाएगा, सिंपल सी बात है, मेजोरिटी के साथ लेजिस्लेचर में, उत्तराखंड लेजिस्लेचर में। तो उत्तराखंड आपको लगाना है। इसके अलावा इसके पहले कौन था? तो इसके पहले गोवा। दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, गोवा और उत्तराखंड। इन्हीं ऑप्शन में कंफ्यूजन किस तरह से आप दूर कर पाएंगे? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि गोवा की जब हम लोग बात करते हैं तो गोवा, वहां पर गोवा सिविल कोड उसे कहा जा रहा है। गोवा सिविल कोड यानी कि जो सिविल मामले हैं, जितने भी सिविल मामले हैं, और स्पेशली कॉमन फैमिली लॉज की बात करते हैं, तो फैमिली लॉज को एक तरीके से किया और या एकीकृत किया किस फॉर्म में? गोवा सिविल कोड के फॉर्म में, ना कि यूसीसी के फॉर्म में। तो यूसीसी के फॉर्म में उत्तराखंड करने वाला है, तो ध्यान रखना है, दोनों बातों में डिफरेंस है। वहां गोवा सिविल कोड कहा जा रहा है, यहाँ यूसीसी कहा जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अभी चर्चा हो रही है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कुछ है गोवा सिविल कोड, ध्यान रखना है ये वाली बात, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। कहां पर दिया गया है? ये आर्टिकल 44 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी, आप सभी को ये वाली बात पता होनी चाहिए। इसके अलावा दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट लीगली इनफोर्सेबल बट आर मीन टू गाइड टू स्टेट इन मेकिंग पॉलिसीज। सिंपल सी बात है कि ये राज्य का मार्गदर्शन, राज्य को नीतियां बनाने के लिए मार्गदर्शन के उपयोग में आती हैं ये डीपीएसपी, ये सारी पॉलिसीज लीगली इनफोर्सेबल नहीं है, यानी इसे जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता है, सिंपल सी बात है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ
न्यू व्हीट फ्लोर स्कीम, भारत आटा एट अ सब्सिडाइज्ड प्राइस ऑफ पर केजी। आपको इसका ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके अलावा आपका सेकंड क्वेश्चन मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, पीएम प्रणाम स्कीम, मुझे ऐसा लगता है ये स्कीम इस बार के एनटीपीएससी में पूछी जा सकती है। पीएम प्रणाम स्कीम, ये प्रणाम स्कीम, प्रणाम जिनको लग रहा हो प्रणाम, पीएम प्रणाम, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना किससे एसोसिएटेड है, ध्यान रखना है। तो आपके ऑप्शंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको आपके ऑप्शंस हैं एजुकेशन, सेकंड आपको पता होना चाहिए मेडिसिन, मेडिसिन मेडिसिन ऑप्शन है। इसके अलावा थर्ड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, और इसके अलावा फोर्थ आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। ध्यान रखना है, इसका जवाब आप कहाँ देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, जितनी भी चीज़ें हमने आज डिस्कस की, मुझे उम्मीद है कि सारी न्यूज़ आपको समझ में आई होंगी। हम लोग इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक्स के बारे में कोई भी लेक्चर चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक में आप मुझसे जुड़कर अपने सवाल रख सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, और चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर कुछ शॉर्ट्स और कुछ रील्स के माध्यम से, अगर आप रील्स देखते हैं तो आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी यहाँ पर मिल सकती है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अपने फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।